अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। कल आपने देखा सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इलेक्शन हुए। पीपल्स पार्टी ने भारी अक्सरियत हासिल की, लेकिन शोर शराबा रहा दिन भर। यही कहा गया कि ये इंतखाबी जो तरीक़ाकार था ये दुरुस्त नहीं था। हुक्मरान इत्तेहाद की अहम जमातें MQM और JUI ने भी वहाँ पर जो कल हुआ इलेक्शन उसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और PTI ने तो इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया। अब अगली नज़रें हैं पंजाब के ऊपर। 20 सीटें हैं वहाँ पर जहाँ पर इलेक्शन होना है, ज़िमनी इलेक्शन, और ये इलेक्शन बराह रास्त पंजाब की मौजूदा हुकूमत का भी फैसला करेगा और फिर ये भी इसी में नज़र आएगा कि आइंदा क्या ट्रेंड सेट होता है वफाकी हुकूमत के हवाले से। PTI की तरफ से कई दिन से इस इलेक्शन के हवाले से प्री पोल धांधली के बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। खुद इमरान खान साहब PTI के चेयरमैन इस इंतखाबी मुहिम को लीड कर रहे हैं। अभी ओवर द वीकेंड भी वो वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने अपने वर्कर्स से भी खिताब किया। बराह रास्त मुखातिब करके वोटर्स को इमरान खान साहब कहते हैं कि ये जो मुनहरिफ हुए, ये लोटे हो गए, इन्होंने हमें छोड़ा, पार्टी से बेवफाई की, अमरीकी डॉलर पकड़े, मुल्की साजिश का जो बैरूनी साजिश है उसका हिस्सा बने, इनको सबक सिखाया जाए वोटर की तरफ से। और साथ ही ये भी उनकी जमात इल्ज़ाम लगा रही है कि नून लीग अंपायर को साथ मिलाकर धांधली की तैयारी कर रही है। ये अल्फाज इमरान खान साहब के भी थे और उनकी जमात का भी ये बयानिया है। साथ ही ये भी इल्ज़ाम है कि रियासती मशीनरी को इस्तेमाल किया जा रहा है। बिलखुसूस नाम लेकर कहा जा रहा है DIG ऑपरेशंस और DC ये दोनों हुकूमत के आला-ए-कार बन रहे हैं इस इलेक्शन को चोरी करने के लिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो इल्ज़ामात बाकायदा तौर पर जिसकी शिकायत उनको मिली है PTI की तरफ से, उसकी तरदीद की जा रही है। उनकी तरफ से वो कहते हैं कि ये इनमें कोई सदाकत नहीं है और PTI के जो इसके अलावा जो बातें की जा रही हैं उसके ऊपर नून लीग का भी रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। एक इसके ऊपर तबसरा ये भी पेश किया जा रहा है कि जो इंतखाबी निज़ाम है उसकी खामियों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अच्छी तरीके से उसको मालूम है। एग्जाम्पल दी जा रही है, माजी में जब PTI हुकूमत में थी, डेस्का का इलेक्शन था, उसके ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात थे PTI के, और फिर बाद में जो इल्ज़ामात थे वही रिफ्लेक्शन नज़र भी आई इलेक्शन कमीशन की जो तहकीकाती रिपोर्ट थी और इंतखाब करना पड़ा वहाँ पर दोबारा। तो ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि PTI को डर है कि उसी तरीके से हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल उनके खिलाफ ना कर लिया जाए। इसके ऊपर हम बात करेंगे और नून लीग की भी हम बात करेंगे कि उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं वो सरकारी तबादले करके इसका इस्तेमाल कर रहे हैं इस इलेक्शन के हवाले से। जो पहली मेहमान हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं वो आप सब उनको जानते हैं बड़े बेहतर तरीके से, लेकिन अभी रिसेंटली जो पंजाब पुलिस की तरफ से लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए इकदाम किया गया, खासकर उनकी गाड़ी के ऊपर जिस तरह डंडे बरसाए गए और बाद में जो दहशतगर्दी की दफात उनके ऊपर लगाई गई, उसका न सिर्फ अवामी सतह पर, समाजी सतह पर, बल्कि उनके सियासी मुखालिफिन की तरफ से भी बड़ी तशवीश का इजहार किया गया। अपनी पार्टी की जो चंद नजरियाती रहनुमा उनकी जमात में हैं उनमें सफ़े अव्वल में आती हैं। हमारे साथ सदर तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए, और आजकल आप बहुत मसरूफ़ हैं, उसमें से आपने वक्त निकाला, उसके लिए खुसूसी तौर पे आपका शुक्रिया। पहले मैं ये जानना चाहूँगी, जो लाहौर हाई कोर्ट का आज फैसला आया है इसका आपकी जमात की तरफ से खैर मकदम किया जा रहा है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, लेकिन नंबर्स अगर हम देखें तो उसमें भी फिर भी हुक्मरान जमात को 4 नंबर्स जो है वो उनकी बरतरी तो हासिल रहेगी। आपकी नज़र में आपकी जमात को इसका क्या फ़ायदा होगा, और दूसरा कि क्या ये और इससे पहले डी-सीट करने का जो फैसला अदालत की तरफ से आया, आप समझते हैं कि आप लोगों का एतमाद बहाल हुआ है निज़ाम इंसाफ पर इस मुल्क के? देखिए कोमल, सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, हमारा मुवक्कफ जो था वो सही साबित हुआ। आज जो रिलीफ हमें कोर्ट से मिली है दैट इंडिकेट्स कि जो हम पहले दिन से कह रहे थे कि जो 5 रिजर्व सीट्स हैं वो हमारी सीटें हैं, और आप ये रिजर्व सीट्स जो हैं ये इन पे इमीडिएटली आप नोटिफिकेशन करें। अब ये रिजर्व सीट्स के ऊपर नोटिफिकेशन के लिए हाई कोर्ट ने जब कहा है तो दैट एक्चुअली क्लियर्स अप, हमारा मौक़िफ़ तो क्लियर हो गया कि हम पहले दिन से बात सही कर रहे हैं। अब वो नंबर ऐड करके अगर हमारे 173 बनते हैं तो इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि इस वक्त 4 उनके पास आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनकी अपनी पार्टी के नहीं है, 4 आज़ाद उम्मीदवार हैं। सो एट द मोमेंट हमसे अभी भी उनका एक वोट कम बनता है अगर आप पार्टी का वोट सिर्फ देखें और जो इनके इत्तेहादिये उनके। हाउएवर अब आपको पता है कि इस वक्त इलेक्शन जो है वो सर पे है। ज़िमनी इलेक्शन जो है आपके सामने आ रहा है। 17 जुलाई को इंशाल्लाह ज़िमनी इलेक्शन है जिसके अंदर 20 सीटों के ऊपर इंशाल्लाह कंटेस्ट करेंगे हम, और ये 20 की 20 सीटें जो थी ये तहरीक इंसाफ की सीटें थी। जिन लोगों ने इलेक्शन जीता उन्होंने हमारी टिकट ली और हमारे टिकट के ऊपर तहरीक इंसाफ के वोटों के साथ ही उन्होंने इलेक्शन जीती। तो अब हम इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन प्लेज अ फेयर गेम
जो कि हमें शक व शुबा है कि शायद ना करे। वजह यह है कि जो पहला कदम उन्होंने उठाया था कि जब हमने कहा कि आप नोटिफिकेशन करें हमारी 5 रिजर्व सीट्स की, उन्होंने इनकारी कर दी थी। और अब कल से तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी लग गई है कराची के सिंध के हालात देख के, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के, कि जो इलेक्शन का प्रोसीजर था वो तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल था। इलेक्शन कमीशन के 2 लोगों ने जान से हाथ धो बैठे, आपको पता है बहुत ज़्यादा सैकड़ों के हिसाब से ज़ख्मी हुए जी। एक लड़ाई झगड़ा था और फिर किसी ने इनका नताइज जो है उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया। यानी MQM जो है उसने भी उतना ही शोर मचाया हुआ है कि ये जो इलेक्शन हुई है ये धांधली ज़दा इलेक्शन है। हम यही बात पहले दिन से कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को इट हैज़ टू रेज इटसेल्फ अबव एवरीथिंग। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट अदारा होता है, उसको किसी हुकूमत के नीचे काम नहीं करना चाहिए, वो अपना इंडिपेंडेंट काम करे और किसी से इन्फ्लुएंस में ना आए। लेकिन अब आप मुझे जी, आप लोगों का इस वक्त सिर्फ शिकवा इलेक्शन कमीशन से नहीं है, एक ओवरऑल है। यहाँ तक कह देना कि अंपायर के साथ मिलकर ये धांधली करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये तो एक बहुत बड़ा एक ऐसा मसला है कि जिसका हल फिर समझ नहीं आता कि क्या होगा। सिर्फ 2 इलेक्शन कमीशन को शिकायतें गई हैं। उस दिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उसका इलेक्शन कमीशन जवाब ये देता है कि वो उनके ऊपर काउंटर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो वकला को साथ लेके आए थे और धमकियां देकर गए थे इलेक्शन कमीशन के जो वहां पर लोग थे, अफसरान थे उनको। तो ये तो फिर दोनों तरफ से एक ब्लेम गेम चल रही है। नहीं, मेरा ख्याल है कोमल, मैं आपको बताऊं, मैं तो आपको पता है आई हैव डन इट वेरी मेथोडिकली। सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको बताऊं क्या प्री पोल रिगिंग क्या हो रही है। हमारी जो इलेक्शन है वो 20 सीटों के ऊपर पुरानी लिस्टों के ऊपर होगी, बिकॉज नई लिस्टों की तो अभी वेरिफिकेशन चल रही है। आज से 10 दिन पहले मैं लाहौर की सीटों के लिए ख़ास तौर पे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की इलेक्शन कमीशन उनके पास मैं गई, एक लेटर लेके गई कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब 8300 पे आप डायल करते हैं तो जो आगे से ब्लॉक कोड वगैरह आता है वो नया ब्लॉक कोड है। लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। आप मेहरबानी करके इन 20 हलकों के अंदर, कम से कम इन 4 हलकों जो लाहौर वाले थे, इनमें आप वेरिफिकेशन जो है वो पुरानी लिस्टों की करें ताकि लोग जो हैं वो मज़ीद कंफ्यूज ना हो। उन्होंने मुझसे कमिटमेंट की और सबसे बड़ी बात है उन्होंने एग्री किया इन प्रिंसिपल कि बात आप ठीक कर रही हैं कि दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग कि आप नए नंबर पे वेरिफिकेशन करें, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। उन्होंने कहा जी मेरा वोट डाल के उठा के वहाँ फेंक दिया है, मेरा वोट डाल के इधर डाल दिया है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन 20 हलकों के अंदर 8300 के ऊपर वेरिफिकेशन पुरानी लिस्टों की करवाएं। ये हमने इलेक्शन कमीशन को दिया, फिर हमने प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन को एक लेटर दिया। फिर सबसे बड़ी ये बात है, आपको पता है कि शबीर गुज्जर जो हमारे वो लड़ रहे हैं इलेक्शन, उनके दफ्तर के ऊपर हमला हुआ। हम अभी तक FIR नहीं लिखवा सके। आज 10वां 11वां दिन है, हम FIR नहीं लिखवा सके। मैं वो बाकायदा कंप्लेंट चीफ इलेक्शन कमीशन को मैंने लिख के भिजवाई, आपके बल्कि आपके अखबार ने उसको पूरे खत को भी प्रिंट किया, अगर आपको याद हो। हमने एक एक बात लिखी और बताया कि देखिए यही प्री पोल रिगिंग होती है, जब आप हरासमेंट फैलाते हैं और प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं तो जो आम आदमी है वो अपने घर से निकलते हुए घबराता है कि शायद लड़ाई झगड़ा इतना ना हो उस दिन कि हम। और ज़िमनी इलेक्शन के अंदर आपको पता है वैसे भी टर्नओवर जो है, टर्नआउट जो होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है। तो हमारे लिए तो बहुत अहम है। रिस्पॉन्स क्या मिला जी? उसको मैंने आपको कोई जवाब नहीं मिला किसी इलेक्शन का। तीनों एक और बात भी कही जी बताइए। कोई जवाब नहीं मिला इलेक्शन कमीशन की तरफ से। आपके मुखालिफिन ये बात भी कहते हैं, वो कहते हैं डस्का का भी इंतखाब तो इसी नौयत का था। उस वक्त जो ऑपोजिशन में थे उनके भी आपकी हुकूमत के ऊपर सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करने के इल्जाम थे, और फिर इलेक्शन में जो हुआ और इंक्वायरी में जो बातें सामने आई, उन्होंने कहा PTI को ये बात की जा रही है कि इसलिए इतना मुश्किल लग रहा है ये मरहला इस इंतखाब में, क्योंकि ना आपके साथ अलीम खान और तरीन साहब जैसे लोग हैं मैनेज करने के लिए, जोड़ तोड़ करने के लिए, और ना ही इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है, इसलिए आप लोगों की तरफ से इस तरह का इल्जाम लगाया जा रहा है। वरना कोई इतना अनहोनी बात नहीं है, पंजाब के इंतखाबात इसी नौयत के होते हैं, ये आपके मुखालिफिन की तरफ से कहा जा रहा है। देखिए मसला ये है कि अगर इसी नौयत के होते हैं तो फिर इसका ये मतलब है कि ठीक नहीं होते ना। हाँ, और सबसे बड़ी ये बात है ना तरीन ना अलीम, मसला सारी ये है कि आपका क्या ख्याल है कि इलेक्शन सारी अलीम और तरीन ही लड़ा करते थे, सारे लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये जो लोटे टूट के गए हैं, आप सोच भी नहीं सकती कि इनके बारे में लोगों का क्या इस वक्त रवैया है। मैं अभी बल्कि पिछले दिनों में उसी हल्के के अंदर रहती हूँ,
वो बेचारे अमीन चौधरी साहब भागड़ियाँ गए तो वहाँ से लोगों ने दौड़ा दिया उनको लोटे लोटे के नारे लगा के। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि लोगों को समझ तो आ गई है कि ये लोटों का इलेक्शन जो है इसमें नेचुरली इस वक्त लोगों का रुझान जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ है। कल आपको पता है इमरान खान साहब तशरीफ लाए यहाँ लाहौर में, और हमारे चारों जो कन्वेंशन से वो जलसों में ही तब्दील हो गए। वजह ये थी कि इतने लोग निकल के घरों से आए जब उनको पता चला कि इमरान खान साहब आए हैं। इन चीज़ों को देख के हुकूमत ज़रूर भौखलाती है। और मैं आपको बता दूं, ये बताइए कि मैं सुबह उठती हूँ तो आपको पता है कि मैं कोर्ट में पहला काम है मैं हाज़िरी देती हूँ कोर्ट में। 14 मेरे ऊपर इस वक्त आपको पता है कि FIRs हैं, 4 दहशतगर्दी के उसमें हैं, क्या कहते हैं, अदालत में। अब आप मुझे बताइए, आपने मेरी गाड़ी पे मारपीट देखी, दहशतगर्द मैं निकली, FIR भी मेरे पे हुई। मैं कोर्ट में भी पूरी जाके कोशिश की कि किसी तरीके से मैं FIR दर्ज करवा दूं उन लोगों पे जिन्होंने ये हम पे जुल्म किया। मैं अभी तक FIR दर्ज नहीं करवा सकी। अच्छा, अब आप ये बताएं, हर रोज़ एक नई FIR निकलती है, आपका क्या ख्याल है व्हाट इज़ द गवर्नमेंट डूइंग? वो हम सारों को जो सीनियर क़यादत है हमें हरासा करती है। सुबह हम जाते हैं 11-12 बजे तो हमें कोर्ट में लग जाते हैं, फिर वहाँ से हम निकलते हैं, फिर हम अपने बाकी काम करना शुरू कर देते हैं। वो हरासमेंट अलहदा है। और ये बता रहे हैं कि हमारे साथ जो ज़्यादतियाँ होती हैं उनकी FIR नहीं लिखी जाती। इसका मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है टोटल हमारे मुखालिफ चल रही है। तो जब आपकी अभी से एडमिनिस्ट्रेशन आपके मुखालिफ चल रही हो तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इलेक्शन के दिनों के अंदर उन्होंने हालात बेहतर करने? मैं आई मेड एन एफर्ट माई सेल्फ, आई वेंट एंड मेट द IG पुलिस। मैं बड़ी आई वॉज हैप्पी कि कम से कम हिज रिस्पॉन्स वॉज वेरी पॉजिटिव। उन्होंने मुझे काफ़ी हद तक तसल्ली दी। लेकिन एंड ऑफ द डे वो जो बैठे हुए चीफ मिनिस्टर हाउस में वो ये जो नाजायज़ किस्म की हुकूमत है वो उसके ऑर्डर्स कुछ और होते हैं, और आपको पता है वो बहुत सारे काम जो है वो नीचे ही हो जाते हैं। आप कह रहे हैं मुनहरिफीन के ऊपर, और हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर खास फोकस है इस वक्त। आप लोगों के पास 3-4 कार्ड्स हैं इस इलेक्शन में प्ले करने के लिए, जिनमें महंगाई टॉप ऑफ द लिस्ट है, लेकिन बाकी चीज़ें भी हैं। लेकिन मुनहरिफीन के हवाले से जहां आप लोगों ने कहा कि खान साहब नजरियाती लोगों को इस बार टिकट देंगे, लेकिन टिकट्स उन्होंने ज़्यादातर इलेक्टेबल्स को दे दिए। एक वो जो चंद हफ्ते पहले तक PMLN के अंदर शामिल थे, 3 तो ऐसे लोग हैं। इसके अलावा जो ख़ानदानी इलेक्टेबल्स हैं, जतोई या जिस तरह नवाज भरवाना साहब हैं, इस तरह के लोग हैं। तो नजरियात किधर इन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं? क्या बईद के लोग आपके जो मुनहरिफ हो गए उनमें और इन लोगों में कोई फर्क कर पाएंगे? देखिए जी, मेरा ख्याल है कि जहाँ तक मैं तो आपको पता है मेरे पास सेंट्रल पंजाब है, और जो 6 सीटें दी गई हैं वो हमारे सारे नज़रियाती वर्कर्स हैं। सब हमारे नज़रियाती वर्कर्स हैं जो सारी ज़िंदगी से तहरीक इंसाफ के साथ काम करते रहे, मेहनत करते रहे। आप अकरम उस्मान का नाम ले लें। अकरम हैज़ बीन कंटेस्टिंग इलेक्शंस एंड ही हैज़ बीन विद तहरीक इंसाफ फ्रॉम द टाइम ये तहरीक इंसाफ के अलावा इसी तरीके से नहीं। इसके अलावा मैं आपको बता रही हूँ, अब अगर शबीर गुज्जर हैं वो भी खालिद के भाई हैं, लेकिन ही हैज़ बीन वर्किंग इंडिपेंडेंटली फॉर द पार्टी। अगर आप ज़हीर अब्बास खोखर की बात कर रहे हैं तो ज़हीर जो हैं आपको पता है 2010 में पहली दफ़ा इन्होंने ज़िमनी इलेक्शन के, दैट इज़ द टाइम जब इन्होंने 22,000 वोट लेके इट ब्रॉट अप द ग्राफ ऑफ तहरीक इंसाफ। तो ये तो सारे नजरियाती, या विर्क है हमारे खुरम विर्क जो हैं वहाँ से क्या कहते हैं शेखुपुरा से, और जो मेजर सरवर साहब हैं वो तो आपको पता है जब से तहरीक इंसाफ बनी तब से वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। ये सारे नजरियाती वर्कर्स हैं। सारे नजरियाती वर्कर्स जो हैं उनको टिकट दिए गए और हम खुश हैं कि हमारे अपने वर्कर्स को टिकट मिले। आज जब से बाकायदा तौर पे आप नाम लेकर एक अस्करी शख्सियत का कता कलामी की माजरत आप कह रही थी कि उनकी तरफ से किरदार अदा किया जा रहा है पंजाब के इलेक्शन के हवाले से इस हुकूमत में के हक में, तो अब नाम लेने से या इल्ज़ाम लगाने की हद तक तो नून लीग भी अपने जो आम इंतखाबात थे उसके रिग होने का इल्ज़ाम लगाती हुई थी, उसको भी संजीदा नहीं लिया जाता था। तो आप लोगों के पास क्या सबूत हैं ऐसे कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है, इसके अंदर पंजाब के इंतखाब के अंदर वो किरदार अदा कर रहे हैं हुकूमत के हक में? इसके क्या सबूत हैं? मेरा ख्याल है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपने अगर मेरा वो सुना होता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें मैंने रिक्वेस्ट की है कि न्यूट्रल ही रहे। अब ये बताइए, मेरी कंसर्न होनी चाहिए ना कि दे शुड रिमेन न्यूट्रल। वजह यह है कि आपको भी पता है कि कुछ ना कुछ असर तो होता है इस बात का।
तो हमें उन्होंने पहले तसल्लियां दी भी हैं कि वो न्यूट्रल रहेंगे, क्योंकि जो उनकी अपना ऑफिशियल। लेकिन आपके कॉलीग फवाद साहब उनको कह रहे हैं कि वो सियासी फरीक हैं इस मुल्क के, जो सियासी मंजरनामा है उसमें तो न्यूट्रल होने का कोई मकसद नहीं, और खान साहब न्यूट्रल को जानवर कह रहे हैं आजकल। नहीं, मेरे ख्याल में तो मैं तो आपको पता है कि आई ऑलवेज बिलीव दैट दे शुड रिमेन न्यूट्रल, और न्यूट्रल ही रहना चाहिए। वजह यह है कि ये इलेक्शन जो है ये सिविलियन का काम है, ये सिविल वाले करते रहेंगे इलेक्शन। बाकी जो हैं उनको, जितने अदारे हैं उनको अपने आप को न्यूट्रलाइज करना चाहिए, जिसके अंदर मैं सबको शामिल कर रही हूँ। इसके अंदर इलेक्शन कमीशन भी शामिल है, इसके अंदर आपकी पुलिस शामिल है, इसमें आपकी एडमिनिस्ट्रेशन शामिल है। सबको कह रहे हैं कि मेहरबानी करके आप ये कोशिश करें कि ये साफ शफाफ इलेक्शन हो। वजह यह है कि हमेशा याद रखिए जमहूरियत का जो बेस है वो हमेशा एक साफ शफाफ इलेक्शन पे होती है। अगर आप अपना बेस ही ख़राब कर दें तो फिर आइंदा के लिए भी मसले मसाइल खड़े रहते हैं। तो ये रिक्वेस्ट हम उनसे कर रहे हैं कि भाई ये जो आगे होना है इन 20 हलकों में, मेहरबानी करके अगर आप सारे न्यूट्रल रहेंगे उसका फ़ायदा जो है वो कौम को ही होगा और आइंदा के फ्यूचर की डेमोक्रेसी को होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और चीज़ कही जा रही है आपकी जमात के बारे में और कोई और नहीं कह रहा, खुद बानी अरकान जैसे लोग कहते हैं, जैसे हामिद खान साहब ये बात करते हैं कि खान साहब की तरजीहात दुरुस्त नहीं रही। जब वो हुकूमत के अंदर थे इधर उधर के लोगों को उन्होंने ज़्यादा अहमियत दी, पार्टी के नज़रियाती जो लोग थे उनको साइड लाइन करके रखा। हमने देखा कि जब इलेक्शन जब हुकूमत बनी तो एक एक्सपेक्टेशन थी बतौर सहाफ़ी भी या जिन लोगों ने इलेक्शन कवर किया था आम इंतखाबात, हमें ये ख्याल रहा कि शायद आपको प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब सीएम बनाएंगे, नज़रियाती लोगों में से किसी को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने बुज़दार साहब का इंतखाब किया। आज तक समझ नहीं आई कि उसके पीछे वजह क्या थी। लेकिन अभी भी हमने देखा कि आपके पार्टी ओहदे के अंदर तरक्की दी गई आपको, जिस दिन लॉन्ग मार्च के लिए सब बाहर निकले लेकिन खान साहब की तवक्को के मुताबिक दीगर अरकान लोगों को बाहर ना निकाल सके। आपने अपने ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा भी करा लिया, अपनी गाड़ी पे डंडे भी खाए और बाहर भी निकली। तब खान साहब को ख्याल आया आप जैसे नजरियाती रुकन का, तो क्या वाकई खान साहब की तरजीहात में मसला नहीं था जो वजह बनी उनकी सेंटर में और पंजाब में हुकूमत जाने की? देखिए, मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी ये बात है, ये आप बात बिल्कुल नहीं कह सकती। देखिए कोमिल, मेरे तो उन्होंने जितनी बड़ी जिम्मेवारी मेरे सर पे डाली हुई थी, जब मैं तो आपको पता है अपनी इलेक्शन हारी थी, मेरे पास तो रिजर्व सीट थी। रिजर्व सीट के बावजूद उन्होंने मुझे 2 मिनिस्ट्रियाँ सेहत की दी और आपके सामने के 3.5 साल वो सारी जिम्मेवारी मेरे पास थी। और मुझसे उन्होंने हमेशा इस बात पे खुश रहे कि जो उन्होंने कहा था वो मैंने डिलीवर किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पता है सेहत कार्ड जो वो चाहते थे कि किसी तरीके से हम पंजाब की जितनी फैमिलीज़ हैं उनको दे दें, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस 31 मार्च को यानी 3 करोड़ ख़ानदान जो टोटल ख़ानदान बनते हैं पंजाब में उनको दे दिए। तो अगर वो मेरी बात का कदर ना करते तो ना मुझे मिनिस्ट्री में, तो रिजर्व सीट पे आपको यही बात कह रही हूँ, रिजर्व सीट पे थी, उन्होंने मुझको मिनिस्ट्री भी दी, 1 नहीं 2 मिनिस्ट्रियाँ दी और फिर थ्रू आउट उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया। तो मेरा ख्याल है इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि खान साहब डेफिनेटली अपने नज़रियाती वर्कर्स जो हैं सबका ख्याल करते हैं और जहाँ अप्रोप्रिएट होती है वहाँ उनको लगा भी देते हैं। जो भी लगा है सब देखें। अगर आप हमाद अज़हर की बात करें तो हमाद इज़ ऑल्सो अ नज़रियाती वर्कर। बाकी जो लोग लगे, मियाँ महमूदुर रशीद की नाम ले लें आप, अपना मियाँ असलम इकबाल के लिए, सारे जो पार्टी के साथ चलने वाले लोग थे उन सबको। लेकिन लॉन्ग मार्च के फौरी बाद तब्दीलियां की गई तो वो तो फिर आपकी जमात के अपने सोर्सेज कंफर्म कर रहे थे कि खान साहब उसने नहीं खुश थे जिस तरह से लोगों को बाहर निकाला गया। शाह साहब के हवाले से भी, डॉक्टर साहिबा शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से भी रिपोर्ट हुआ था कि उन्होंने कारकर्दगी रिपोर्ट जो जारी की उसमें उन्होंने सेंटर से 2 PTI की मोहतरम खवातीन रहनुमाओं के नाम दिए कि लॉन्ग मार्च में इन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया था, जिसमें दीगर जो खवातीन थी जो जेन्युइनली उस दिन बाहर निकली और वर्कर को भी निकाला, उन्होंने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। तो क्या इस किस्म की है प्रायोरिटीज़, तो फिर उससे तो फिर हौसला शिकनी होती है पार्टी रहनुमाओं की? नहीं, मेरा ख्याल है कोई ऐसा हौसला शिकनी वाली बात नहीं है। बात ये, इतनी बड़ी पार्टी जब हो जाए तो आखिर खान साहब भी तो इंसान हैं, कुछ ना कोई मिस हो जाता है। लेकिन इस मरतबा उन्होंने बहुत ध्यान से, आपको पता है कि सोशल मीडिया पे जिनकी एक्टिविटी थी ही वॉज वेरी पर्टिकुलरली सॉ इट हिमसेल्फ। और ये बात नहीं है कि मुझे ये पहली दफ़ा खान साहब ने, आपको पता है कि जब मैंने पार्टी ज्वाइन की थी तो जो पहला मुझे पोस्ट मिली थी वो खान साहब ने मुझे नॉमिनेट किया था एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ द मेन पार्टी इन ऑल ऑफ पंजाब। तो ये कोई ये बात नहीं थी कि ये कोई अनहोनी बात है कि इस मरतबा उन्होंने दिया, उन्होंने पहले भी ये जिम्मेवारी मेरे पास थी। और 2013 के बाद जब हमारी पार्टी में इलेक्शन हुआ तो मैंने इलेक्शन में दोबारा यही सीट जीत के,
तो आई स्टेट ऑन 2015 तक मैं इनकी जनरल सेक्रेटरी रही, तो ये पोस्टें तो पहले भी मेरे पास रही हैं, और ख़ान साहब का जो कोर कमेटी है उसके भी मैं हमेशा हिस्सा रही हूँ। और फिर जब हमारी ये तंजीम ख़त्म हुई तो इंसाफ प्रोफेशनल फोरम मेरे पास था। तो ख़ान साहब ने हमेशा अपने जो दरीना वर्कर्स हैं सबका ख्याल रखते हैं और सबका एहसास करते हैं। और ये जो अभी भी हमारी इसके अंदर असेंबली के अंदर जो हमारी ख़वातीन MPs हैं वो सब पुरानी वर्कर्स हैं हमारी, इनमें से कोई ऐसा बंदा नहीं था सवाए वो जो चंद लोटियां हैं जो आई और फिर छोड़ के चली गई। अदरवाइज हमारी सारी पुरानी वर्कर्स जो थी उनको खान साहब ने खुद इंश्योर किया देते। अब अगर ये इंतखाब जीतते हैं तो फिर खान साहब ने बुज़दार साहब को दोबारा CM बनाया जाएगा या परवेज इलाही साहब को बनाया जाएगा? खान साहब ने आखिरी दिन तक बुज़दार साहब को रखा और फिर जब सूरत हाल बिल्कुल हाथ से निकल गई तो परवेज इलाही साहब का नाम आया। अब हम क्या देखेंगे? मेरा ख्याल है कि जो लास्ट उनकी डिसीजन है प्रॉबेबली उसी के ऊपर ही काम होगा, क्योंकि उन्होंने अभी तक तो कोई ऐसी और चेंज नहीं बताया। उन्होंने यही कहा है कि इंशाल्लाह जब हम ये इलेक्शन जीतेंगे तो फिर इसके बाद हमने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को ही सपोर्ट करना है फॉर द चीफ मिनिस्टर। वेरी क्विकली जाते जाते यास्मीन साहबा, फरा गोगी के हवाले से इल्ज़ामात है और इस हुकूमत ने अपने निशाने पर रखा हुआ है। मैं आपकी गुफ्तगू उस दिन भी सुन रही थी, आप पंजाब के अवाम को कह रही थी कि आपकी वाहिद जमात है जो करप्शन के खिलाफ एंटी करप्शन एक बयानिया लेकर चलती है, लेकिन ये जो वाक़यात हैं आपकी अपनी जमात के खिलाफ चार्जशीट करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम तो कई अरसे से मीडिया नुमाइंदों से सुन रहे थे कि वहाँ पर तकर्रियाँ तबादले इन खातून के कहने पर होते हैं, उनको सरकारी प्रोटोकॉल मिला हुआ है, और जिस तरह वो मुल्क से गई तब भी सरकारी प्रोटोकॉल में गई और इमरान खान साहब ने उनका दिफा किया। ओन चौधरी साहब कहते हैं कि उन्होंने खान साहब को बराह रास्त इस बारे में कई दफ़ा बताया भी था। क्या आपके इल्म में ये बात थी और एक कंसर्न था आपके लिए कि जमात के साथ इस करप्शन का इल्ज़ाम लगेगा इसकी वजह से? देखिए, सबसे बड़ी बात है, आप इस बात को बड़ी अजूबा समझेंगी, मेरी तो ना फरा गोगी से मुलाकात हुई ना आज तक कभी बात हुई, और आपको पता है सबसे बड़ा डिपार्टमेंट मेरे पास था, ना कभी किसी ने मुझसे ट्रांसफ़र की बात की, ना मैंने किसी की बात कभी सुनी। मुझे तो खान साहब ने बड़ा ओपन इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी कि डॉक्टर साहिबा आपने सब कुछ मेरिट पे करना है, किसी की कोई बात सुनने की नहीं करनी। और आप यकीन जाने 3.5 साल के अरसे में मेरे अपने बहुत सारे कोलीग्स मुझसे नाराज़ रहते थे क्योंकि मैं उनकी बात नहीं सुना करती थी। मैंने एक सिंपल बात कही थी, मैंने कहा मेरिट पे काम होगा, जो काम होगा हमने मेरिट पे किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको यह बात बताऊं, बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसपेरेंसी, ऑल्दो वी एम्प्लॉयड मोर देन 80,000 पीपल इन आवर डिपार्टमेंट, 80,000 बंदा एम्प्लॉय हुआ है मेरे इस 3.5 साल के अरसे के अंदर। आप मुझे बताइए कितनी शिकायतें आपने सुनी जो आपके सामने आई हों कि somebody has not been ट्रांसपेरेंटली। लेकिन ये कहा जा रहा है she was calling the shots, वो मुस्तकिल रहायशी थी बनी गाला की, यहाँ से बैठ के पंजाब का सूबा चला रही थी। और बुज़दार साहब मकसद ये है कि बनी गाला पंजाब से तो दूर ही है, मेरे साथ उनकी, मैंने आपको अपनी बात बता सकती हूँ ना, आई कैन ओनली टॉक अबाउट माई सेल्फ। मेरी तो ना उनसे मुलाकात हुई ना बात हुई, ना आज तक कभी किसी ने मुझे फ़ोन करके उनकी तरफ उसके कोई पैगाम दिया कि मैंने किसी की ट्रांसफ़र करनी है, किसी की पोस्टिंग करनी है। और सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है मेरा एजुकेशन डिपार्टमेंट के बाद, तो मैं तो अब क्या कह सकती हूँ, मैं तो अपनी बात ही कर सकती हूँ ना, किसी और की बात है उससे पूछ लीजिएगा। पर मैंने आपको कहा ना उनसे मुलाकात हुई ना मेरी कभी बात हुई। I don't know anything about it। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा आपके कीमती। ये नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी PTI के पंजाब के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो आपने देखे। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे सरदार उवैस लगारी साहब वज़ीर ख़जाना है पंजाब के, और इन इल्ज़ामात के ऊपर भी उनसे सवाल करेंगे और उनकी अपनी जमात की वो क्या पोजीशन देखते हैं इन इंतखाबात में। ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून बड़ी डेस्परेट है ये 20 सीटें जीतने के लिए, वो क्या कहते हैं इस पर एक ब्रेक के बाद जाते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात करें पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। हमारे साथ सरदार उवैस लगारी साहब हैं, वज़ीर ख़जाना है पंजाब के। बहुत शुक्रिया लगारी साहब आपके वक्त के लिए। आपसे पहले हम डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से बात कर रहे थे। बहुत सीरियस किस्म के कंसर्न्स हैं जो आप लोगों के डस्का के वक्त में, इंतखाब के वक्त में थे, और यहाँ पर वोटर लिस्टों के हवाले से कंसर्न्स रेज़ किए जा रहे हैं। सरकारी अफसरान और मशीनरी के इस्तेमाल की 12 बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, और सबसे बढ़कर जो बात की जा रही है वो कि एम्पायर को साथ मिलाकर आप ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये इतने संजीदा इल्ज़ामात के बाद तो मुतनाज़ हो जाएगा इंतखाब। क्या कंसर्न है आपकी जमात को इस हवाले से? वो कौन है? अंपायर से क्या मुराद है उनकी? इलेक्शन कमीशन? मेरे ख्याल से अंपायर वो एस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं। नहीं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो अभी तक डॉक्टर साहब ने किसी ब्रिगेडियर साहब का नाम भी लिया था आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हाँ, वो अगर किसी ब्रिगेडियर का नाम ले रही हैं तो उस ब्रिगेडियर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में जाएं
इलेक्शन कमीशन का जो मुकम्मल एम्बिट है वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की किसी भी इंडिविजुअल को, चाहे वो जिस किस्म की मर्जी ऑपोजिशन या जिस किस्म के मर्जी इदारे के अंदर हो, सबको इलेक्शन कमीशन अपने पास बुला के पूछ गुछ कर सकता है। मैं बहस करता रहूंगा। वो ये कह रही है कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत का आला-ए-कार है लगारी साहब। हाँ, इलेक्शन कमीशन तो हुकूमत का आला-ए-कार उस वक्त भी था जब वो डस्का के इलेक्शन हो रहा था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हमें इंसाफ दिया था। इलेक्शन कमीशन ने तो इनको भी इंसाफ दिया है बहुत सारी जगहों के ऊपर, जो खुद इमरान खान ने जिसको एक्नॉलेज किया है, जो फैसला उसके हक में आ जाए वो ठीक है, और जो उसके मुखालिफ आ जाए उसके अंदर इलेक्शन कमीशन हमारा वो बैठ के पार्टनर बन जाता है। यास्मीन राशिद साहिबा जो भी बात कर रही हैं या कोई और जो भी बात कर रहा है, उसकी मैं और अगर ये एक दूसरे के साथ मीडिया के ऊपर बैठ के मुकाबले करते रहेंगे, उसके बजाय इंस्टीट्यूशंस हमारे हैं, वहाँ जाएं, अपने बाकायदा एक कानूनी तौर के ऊपर अपना केस लेके जाएं और वहाँ वो लोग जाके फैसले करवाएं इसके। लगारी साहब, ये आप लोग इन 20 सीटों के ऊपर क्या बात अवाम के सामने लेकर जा रहे हैं? क्योंकि पीटीआई का जिस किस्म का मौक़िफ़ है वो एक तो ये कहते हैं हमारा मैंडेट चोरी हुआ, हमारी हुकूमत को वक्त से पहले भेजा, फिर बैरूनी साजिश, जितनी तवील बात की जाए उसके ऊपर उतनी लंबी बात हो जाती है कि किस तरीके से इसका इल्ज़ाम वो लगाते हैं और वो रिपीट करते हैं इस बात को भी। सब्सटेंस कितना है कितना नहीं है वो बहुत क्वेश्चनेबल है, हम इस पर बात करते ही आ रहे हैं। लेकिन आप लोगों के हक़ में तो सिर्फ एक ही बात आपकी मुखालफत में इनफैक्ट जाती है कि आप लोग आए, आप लोगों ने महंगाई आसमानों से पहुँचा दी, तजुर्बेकार टीम होने के बावजूद भी आपने वही फैसले किए जो अगर पीटीआई की हुकूमत रहती उन्होंने भी कर ही लेने थे। तो आप लोग अवाम के पास क्या लेके जाएंगे? जब इंतखाब हो रहा होगा गालिबन उस वक्त लोड शेडिंग भी अपनी पीक पर होगी, तो किस बात पे आपको पंजाब के अवाम वोट देंगे? हम लोग इंतखाबात के अंदर करके दिखाया था, करके दिखाएंगे का नारा लेके जा रहे हैं जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 5 साल की अपनी जो पिछली हुकूमत थी उसमें हम लगारी साहब आपको सुन नहीं पा रहे। मैं यही सवाल आपकी तरफ दोबारा लेके आऊंगी। और हमने नया बल्दियाती निज़ाम भी जो आपने मुतारिफ कराया है उसकी एक तो तारीफ तो हो रही है, लेकिन इससे पहले माजी में जब पीटीआई ने भी ये किया था तारीफ हुई, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी थी। इस पर भी लगारी साहब से बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ सरदार अवैस लगारी साहब मौजूद हैं, सूबाई वज़ीर ख़जाना है। उनसे हम बात करें पंजाब के इंतखाबात के हवाले से। लगारी साहब, ब्रेक से पहले आपसे जो सवाल किया था मैं मुख्तसरन रिपीट कर देती हूँ कि वो आप ऐसा अवाम, पंजाब के अवाम क्या देख के आप लोगों को वोट देंगे, जबकि पीटीआई जो बयानियाँ अपना रही है उसमें मुख्तलिफ रंग हैं। एक बात ये, और दूसरा ये कि मुआशी जो सेटबैक है मुआशी हवाले से वो आपकी ऊपर बहुत ज़्यादा है इस वक्त। एक तरफ अंडरमाइन कर रहे हैं आपकी अपनी जमात से, सेंटर से लोग मिफ्ता इस्माइल साहब को बतौर वज़ीर ख़जाना, डार साहब के हवाले दिए जा रहे हैं और आज खबरें आ रही हैं कि डार साहब वापस भी आ रहे हैं। वो मजीद अंडरमाइन करता है जो बजट पेश किया वज़ीर ख़जाना ने उस बात को। तीसरी तरफ एलएनजी के हवाले से साफ हाथ खड़े कर रहे हैं मुसद्दिक मलिक साहब, वो फेडरल मिनिस्टर, वो भी ये बात कहते हैं कि हम खरीद ही नहीं सकते, इस वक्त हमारी सख्त ही नहीं है। तो फिर अवाम तो एक पहले ही कंफ्यूज मौशी पॉलिसीज़ को कह रहे हैं और ये सवाल उठा रहे हैं आपने हुकूमत भेजी क्यों पीटीआई की घर पे, तो आपको इसका नुकसान नहीं होगा पंजाब में? ये आपने 3-4 सवाल इकट्ठे कर दिए। पहले मैं पंजाब का बता दूं, हमारे बयानिए का रंग आजमाया हुआ रंग है। वो रंग इतना जल्दी आसानी से धुलता नहीं है। हमारे रंग के अंदर, हमारे बयानिए के अंदर हमारी रेपुटेशन है जो पिछले 5 साल में हमने दहशतगर्दी और बिजली के बहरान से पूरे मुल्क को निकाला था और मईशत को ठीक किया था। पीटीआई के बयानिए के रंग के अंदर नाकामी है पिछले 3.5 साल की। आज वो जो मर्जी क्लेम करते रहें, 2 महीने की कारकर्दगी के ऊपर आप इस महंगाई को ब्लेम दुनिया का कोई भी इकोनॉमिस्ट किसी भी मुल्क का नहीं कर सकता। ये महंगाई हमने रियासत बचाने के लिए इन इक़दामात को किया है और हम इसको रिवर्स करके बेहतरी की तरफ अगले 1 साल जितने मुख्तसर वक्त के अंदर लेके जाएंगे। दूसरा बयानिया हमारा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का है। पाकिस्तान की मुख्तलिफ इदारों के साथ जिनके साथ इन्होंने एग्रीमेंट्स बांध के हमें भेजा था, उसको दोबारा बहाल करवा के और बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए यह हुकूमत कोशा है और करके रहेगी। तीसरा बयानिया हमारा लोगों को, आम आवाम तक इक़्तिदार की मुंतकली है, जिसके लिए हमने 1-1.5 महीने के रिकॉर्ड वक्त के अंदर पाकिस्तान की तारीख का सबसे अच्छा लोकल गवर्नमेंट का कानून बनाया। दूसरी बात जनाब ने फरमाई कि इसहाक डार साहब
के वापस आने का, इसहाक डार साहब के वापस आने का मिफ्ता इस्माइल और फाइनेंस मिनिस्टर और हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये PMLN की पॉलिसीज़ हैं, मिफ्ता साहब उसके फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ये तमाम एलाइज और हमारी इकट्ठे मिलके पॉलिसीज़ हैं जिनको स्टेबल तरीके से हम आगे कंटिन्यूटी के साथ इंशाल्लाह। लेकिन डार साहब उनकी पॉलिसी पे तनकीद कर रहे थे, वो IMF से रीनेगोशिएट करना चाहते थे लगारी साहब। लेकिन एक और बात भी है, आप लोगों की जो तजुर्बेकार टीम है उसके ऊपर आप लोग बड़ा मान से ये बात कहते थे कि हम एक्सपीरियंस्ड हैं। बात की गई कि हम गरीब के ऊपर बोझ नहीं डालेंगे और ऊपर वाला जो तबका है उसके ऊपर डालेंगे। अब इस वक्त आप लोग जो तनख्वाहदार तबका है उसके लिए के ऊपर मजीद टैक्सेस लगाने जा रहे हैं, जबकि एक्सपेक्ट ही किया जा रहा था कि आप लोग पहले क्योंकि एक्सपीरियंस कर चुके हैं सारी चीज़ को, तो हो सकता है प्राइवेटाइजेशन जैसे कोई बहादुराना इकदाम आप लोग लेंगे और उसमें फिर झिझकेंगे कि नहीं, क्योंकि अभी जो बजट आपने पेश किया वो वैसे ही बहुत मुश्किल है और बयानिया आपके खिलाफ वैसे ही बड़ा स्ट्रांग है, तो इसमें तो नथिंग टू लूज वाली सूरत हाल थी। क्यों नहीं प्राइवेटाइजेशन कर लेते, जो लायबिलिटी बन चुके हैं इदारे उनके हवाले से, ऐसा कोई फैसला क्यों नहीं देखा हमने? आप अगर नोट करें, आपके सवाल और मेरे जवाब का एक ही जितना नहीं दोहरानिया है। मुझे जरा वक्त दीजिएगा इतने लंबे सवालात को जवाब देने का। देखिए, प्राइवेटाइजेशन का अग्रेसिव प्रोग्राम के ऊपर बातचीत शुरू हो गई है, लेकिन आप भी जानती हैं और हर पढ़ा लिखा शख्स जानता है कि 1 से 1.5 साल के अंदर प्राइवेटाइजेशन को एक्चुअली हम प्रोग्रेस बहुत कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ट्रांजैक्शंस को मटीरियलाइज करना पाकिस्तान की तारीख के अंदर नहीं, दुनिया की तारीख के अंदर 1-1.5 साल उसके लिए वक्त काफ़ी नहीं होता। लेकिन प्राइवेटाइजेशन के ट्रैक के ऊपर हम इस मुल्क को चढ़ा के जाएंगे इलेक्शन के अंदर बड़े क्लियरली। दूसरी बात यह है कि इसहाक डार साहब का और तमाम इकोनॉमिस्ट का और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका बिल्कुल राइट है किसी भी पॉलिसी को क्रिटिसाइज करना या बात करना, लेकिन हम लोग सोच समझ के तमाम इकदाम ऐसे उठा रहे हैं जो इकोनॉमी को स्टेबलाइज अगले चंद महीने में करके दिखाएगा। तीसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान ने इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली प्रोग्रेस करना है और उसको आगे लेके जाना है, तो आपको सख्त तरीन इकदाम और डिसीशंस करने की हिम्मत रखनी पड़ेगी। आपको याद है पहले 1 महीने में हमारी हुकूमत के मुकम्मल क्रिटिसिज्म हमारे ऊपर आया कि हम लोग टफ डिसीशंस ले नहीं रहे और इन डिसीशन का शिकार है। उस वक़्त हम सोच विचार करके हमने एक कंसिडरेबल पॉलिटिकल ओपिनियन अपने सामने रखते हुए अपना इस जो हमारे ऊपर रिएक्शन आना था आप जैसे पढ़े लिखे लोगों का और गरीबों का, उसका हमने सोच विचार करके ये कदम उठाए। तीसरी बात यह है कि हमने वाकई अपने जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके ऊपर टैक्सेस लगा रहे हैं। अगर आप सिर्फ सैलरीड क्लास की जो बात कर रही हैं तो उसके साथ साथ उनको हम रिलीफ पैकेजेस वगैरह के ज़रिए जाके और उनको बेसिक जो प्रोडक्ट्स हैं जो उनकी ज़िंदगी के कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर एक रिलीफ का एलिमेंट भी बड़ा सीरियस लेके आ रहे हैं। सिर्फ पंजाब की हुकूमत ने 200 अरब रुपए का सिर्फ आटे की मद के अंदर रिलीफ दिया है पंजाब के अंदर। आप KPK और सिंध के अंदर आटे की कीमत को देखें और पंजाब के अंदर आटे की कीमत को देखें, इस वक्त आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई देगा। यही वो रिलीफ है जो लगारी साहब वक्त आप ही जी फिर बिल्कुल पॉइंट आ गया। अब ये इसके ऊपर फोकस था कि ब्रॉडन किया जाए टैक्स नेट को, बजाय इसके कि जो ऑलरेडी टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर मजीद बोझ डाला जाए, क्योंकि वो भी है जो मुतवसत तबका है, बहुत से लोग ऐसे देते हैं। अच्छा माफ करें, मैं एक सिर्फ आधे मिनट क्या आपसे और लूंगा। जिन लोगों से ये टैक्स में इंक्रीज किया जा रहा है वो ऐसी कॉरपोरेशंस और सेक्टर्स हैं जो हुकूमत के बहुत माजी के अंदर प्रोटेक्टेड सेक्टर्स रह चुके हुए और मजीद 10% का इनकम टैक्स या सुपर टैक्स अफोर्ड करना उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है विदाउट पासिंग इट ऑन टू द कंज्यूमर्स। बहुत शुक्रिया आपका लगारी साहब। किसी और दिन बल्दियाती निज़ाम के बारे में बात करेंगे, KPK की और पंजाब की माजी की एग्जाम्पल्स को कोट करते हुए। आज के लिए इतना ही वक्त था। हमारे साथ वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब मौजूद थे। नाज़रीन, आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।